Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का यूज करते हुए कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। एक जनरल फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आप देख सकते हो Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया था किसका, रिंग का, ठीक है, या टोटल फ्लक्स किसी भी चार्ज की वजह से जहां हाफ एंगल थीटा सबटेंड किया जा रहा हो, वहां पे फ्लक्स का फॉर्मूला हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, एक अच्छा क्वेश्चन भी था, है ना। किसी को डाउट लास्ट लेक्चर में? ठीक है, तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर। फ्लक्स वाली कहानी हमारी खत्म हो चुकी है। फ्लक्स के ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे टाइप के आपको बता दिए। अब मेन चीज पर आ जाते हैं कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी, हमने लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी, हमने रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी, नॉन यूनिफॉर्म रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, और डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी। अब कुछ और शेप होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए या डिराइव करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो वो समझने से पहले एक टर्म हमें समझनी पड़ेगी जिसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गॉसियन सरफेस को इंट्रोड्यूस किया था गॉस ने, और इसका एप्लीकेशन होता है मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए। डिफाइन कैसे किया गया, बोला गया गॉसियन सरफेस इज अ सरफेस such that electric field at every point on it must have same magnitude. ऐसी कोई सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आए, उस सरफेस को आप कहते हो गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। द सरफेस must be symmetrical to given charge distribution. अगर आपके पास एक चार्ज दिया गया है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको गॉसियन सरफेस ऐसा चुनना पड़ेगा ताकि वो उस चार्ज के रिस्पेक्ट में पूरी तरह से सिमेट्रिकल हो। समझ आए? इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। तो गॉसियन सरफेस रियल हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है। क्लियर है? Yes. चलो, अब वो सर कैसे सिमेट्रिकल वाला पॉइंट समझ नहीं आया मतलब गिवन सिमेट्रिकल चार्ज मतलब बड़ा ही आसान होता है बेटा, मैं अभी समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। तो उसे चार्ज समझने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं कूलम्स लॉ से, और सबको इसका फॉर्मूला भी याद है, पर मैं इसे एक बार गॉस लॉ से निकालूंगा। तो मान लो एक चार्ज Q है और यहाँ पॉइंट P है जो कि कोई डिस्टेंस x पर है। हम जानना चाहते हैं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अब ऐसा सोचो कि आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है आपके चार्ज के चारों तरफ, इस तरह से इमेजिन करनी है कि उसके लिए चार्ज के लिए वो सरफेस पूरी तरह से सिमेट्रिकल हो, और जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो
वो पॉइंट उसकी सरफेस पर भी आना चाहिए। तो कैसा शेप में चुन सकता हूं बताओ? सर अगर एक सर्कल चुन लेंगे तो हर पॉइंट पे फील्ड तो सेम ही होगी। सर्कल, पहली बात तो सरफेस चुननी है बेटा, तो सरफेस तो 3D होती है। स्फीयर, बिल्कुल सही किसी ने बोला। अगर मैं x रेडियस का एक स्फीयर कंसिडर कर लूं जो कि इस चार्ज q से एक ही अब देखो, अगर मैंने स्फीयर कंसिडर किया है x रेडियस का, q को सेंटर मानते हुए, तो क्या इस स्फीयर का हर पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है? यस। है कि नहीं? तो इसे कह देंगे हम कि ये सरफेस पूरी तरह से सिमेट्रिक है चार्ज के अबाउट। तो जिनको समझ नहीं आया था सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, यस सर। हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या लिखूंगा? गॉस लॉ लिख देता हूं। साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना जरा, यहां जो ds होता है ये क्या होता है? ds होता है सरफेस एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस। याद है कि नहीं? वो एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कट करके बाहर जा रहा होगा। अच्छा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना जा सकता है? कांस्टेंट ऑन सरफेस। क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, ये जो सरफेस आपने चूज की है ये गॉसियन सरफेस है, इसका मतलब इसकी सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाली है, तो वो कांस्टेंट है। अगर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है, अंदर बचेगा सिर्फ ds इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू, ये है टोटल सरफेस एरिया जिसे फील्ड लाइन कट करेंगी। तो बताओ ये चार्ज क्यू जो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा वो कितने सरफेस एरिया को कट करके बाहर जाएंगी आपके गॉसियन सरफेस के? 4 पाई बोलो। फील्ड तो चारों तरफ फेंकी जाएगी, तो वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को कट करके जाएंगी। अब आपके सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? क्यू। दिख रहा है? गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू आपको मिलेगी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर या k q बाय x स्क्वायर। यही था फॉर्मूला। यस सर। यानी कि काम तो करता है। अच्छा, अब शेप सोचने में कई लोगों को दिक्कत होगी, तो आपकी सुविधा के लिए गॉसियन सरफेस या तो स्फेरिकल होगी या सिलिंड्रिकल होगी, इसके अलावा और कुछ आपको चूज नहीं करना है। या तो स्फीयर चूज किया जाएगा या सिलेंडर चूज किया जाएगा। बस ऐसा चुनना कि चार्ज के हिसाब से वो सिमेट्रिकल रहे। कोई दिक्कत? तो ये तो डेरिवेशन हमने किया बस समझने के लिए कि गॉस लॉ काम करता है कि नहीं। अब मेन चीज देखते हैं डिफरेंट शेप्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow conducting sphere। तो अब ये शेप हम नया लेके आए, रिंग डिस्क हो चुकी है। अब हम स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। उसमें भी मैंने कैसा स्फीयर लिया है? कंडक्टिंग मटेरियल का लिया है और हॉलो लिया है। हॉलो यानी कि अंदर कोई मास नहीं है उसके, इस तरह से।
तो मान लेते हैं r रेडियस का मैंने स्फीयर कंसीडर किया। ओके, अच्छा, कंडक्टर की क्या खास बात होती है? कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज फ्लो कर सकता है कि नहीं? पूरी वॉल्यूम में चार्ज फ्लो कर सकता है। हालांकि ये हॉलो है तो चार्ज इसकी सिर्फ सरफेस के ऊपर है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है। कोई दिक्कत इसमें? तो याद रखना, चार्ज इज एट द सरफेस and is uniformly distributed, uniformly distributed। ठीक है ना भाई? चार्ज सरफेस के ऊपर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो ये पॉइंट है आपका P, जिसकी डिस्टेंस है सेंटर से x। P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले केस में मैं x को ग्रेटर देन ले रहा हूं r, यानी P इज आउटसाइड द स्फीयर। P पॉइंट स्फीयर के बाहर है। अब बताओ मुझे कैसी गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी चाहिए ताकि वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक हो और P पॉइंट को कंटेन कर रही हो। सर एक और स्फीयर देंगे जो पी पॉइंट से पास होता होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, स्फीयर या सिलेंडर। शायद आपको सेम कॉमन डिफरेंस। सेंस से समझ आ रहा होगा कि स्फीयर के चारों तरफ सिमेट्रिक शेप बनाना है तो क्या ही चुनना पड़ेगा? स्फीयर। स्फीयर ही चुनना पड़ेगा। समझ आई क्या बात? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम x रेडियस का स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। और मेरा डायग्राम गंदा सा बना है पर फिर भी समझ गए होगे सब लोग। x रेडियस का स्फीयर कंसीडर कर लिया, लिख देते हैं इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, E बाहर आ गया, डी एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट कितना सरफेस एरिया रेड कलर के स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेंगी, बता सकते हो क्या आप? 4πx²। क्योंकि फील्ड लाइंस तो चारों तरफ ही जाएंगी, फिर से पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस तो इस तरह से जा रही है कट करके, तो यहां लिखेंगे 4πx² इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? पूरा आपका स्फीयर उसके अंदर लाई कर रहा है तो स्फीयर का पूरा चार्ज ही उसके अंदर है बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू मिलती है k³/x²। ये फॉर्मूला पहले भी देखा है क्या आपने? हाँ, अगर Q चार्ज x डिस्टेंस पे फील्ड बनाता है तो इतनी ही बनाता है। तो यहां से हम लिख भी सकते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग फील्ड आउटसाइड a hollow sphere, all its charge can be assumed to be concentrated at its center। हम स्फीयर के सारे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानते हुए उसे एक पॉइंट चार्ज मान के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला आ रहा है। कोई दिक्कत? बोलो भाई। सेकंड, अगर x इक्वल हो जाए r के, यानी P इज ऑन सरफेस, P पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, E की वैल्यू आ जाएगी k³/r²। x की जगह r रखना है बस। इंपॉर्टेंट होता है तीसरा वाला, x इज लेस देन r, यानी P इज इनसाइड
द स्फीयर। पी पॉइंट अगर स्फीयर के अंदर ही हो और उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जैसे ये पॉइंट है आपका पी और ये डिस्टेंस है हमारी एक्स, तो इस बार मैं जो गॉसियन सरफेस चूज करूंगा जीरो तो मैं गॉसियन सरफेस ये चूज करूंगा इस बार, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। फिर वही लिखेंगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई कितना चार्ज अंदर है, जो ग्रीन सर्कल मैंने बनाया है, जो ग्रीन स्फीयर मैंने बनाया है, उसके अंदर कितना चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं, क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पर ही है। तो क्यू इन क्या है हमारा? जीरो। तो ई क्या आ जाता है? जीरो। यानी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है? जीरो। अरे समझ आया? तो ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ओ है आपका सेंटर, एक्स इज इक्वल टू आर यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, अंदर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है जीरो सरफेस तक, और बाहर वाले पॉइंट्स पे फॉर्मूला लग रहा है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यानी कर्व ऐसा आएगा। ये कर्व है किसके लिए? व्हेन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? यस कोई डाउट? बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, सरफेस के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अंदर फील्ड जीरो। कोई समस्या नहीं? चलो अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जरा। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। यानी कि उसकी सरफेस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन सरफेस पे बैठा तो रह सकता है, और ये एक हॉलो स्फीयर है। तो इसके लिए जब मैं फील्ड निकालूंगा बाहर वाले पॉइंट पे, सरफेस पे, या अंदर वाले पॉइंट पे, तो क्या फील्ड का रिजल्ट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? जो हमने जस्ट अभी किया उसके रिलेटिव सेम रिजल्ट्स आएंगे या डिफरेंट रिजल्ट आएगा? बोलो बेटा, जल्दी बोलोगे आगे बढ़ पाएंगे हम। अरे बोलो। सर चार्ज है तो सेम आएगा। सेम है, जो वहाँ पर ही है ना चार्ज फिक्स है, तो वहाँ से सेम चार्ज सिर्फ सरफेस पर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हॉलो या नॉन कंडक्टिंग से क्या फर्क पड़ेगा? आप जब गॉस लॉ का डेरिवेशन करोगे तो सेम ही चीजें तो आएंगी। अरे है कि नहीं? यस अच्छा, एक बात और बताओ, मान लो कि मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर मैं एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर 10 इलेक्ट्रॉन्स को रख के आ जाऊं, इसमें पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर 10 इलेक्ट्रॉन्स को रख के आ जाऊं, तो क्या वो सेंटर पर ही बैठे रहेंगे? नहीं सर, कंडक्टिंग है तो सरफेस पे आ तो मूव हो तो स्प्रेड हो जाएगा इवनली। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो वो अपने बीच की दूरी को कैसा करना चाहेंगे? मैक्सिमम। अगर वो अपने बीच की दूरी मैक्सिमम करना चाहते हैं तो वो फ्लो करके कहाँ आ जाएंगे?
सरफेस पर, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर वो एक दूसरे से कहाँ रह सकते हैं, सरफेस पर। तो आपको ये याद रखना है, फॉर एनी कंडक्टर, कैसा भी शेप हो, फॉर एनी कंडक्टर all its charge is always at its outermost surface, outermost surface। और कारण क्या है इसका, लाइक चार्ज रिपल्शन, लाइक चार्ज रिपल्शन की वजह से सारा का सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। तो क्या इसके अंदर कोई भी चार्ज रहेगा, नो सर। नहीं। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो हॉलो हो या सॉलिड हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? नो फिर सर। से जब हम अंदर वाले पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, है कि नहीं? तो हम क्या कह देते हैं, सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड फॉर hollow conducting, hollow uniform non-conducting, and solid conducting sphere। तो 3 का याद करने की जगह सिर्फ एक का याद रखेंगे और तीनों में चिपका देंगे उसी को। बढ़िया बात है ना ये तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, यहाँ x लेस देन r, x इक्वल टू r और x ग्रेटर देन r। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर और बाहर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। कोई समस्या? एग्जैक्टली सेम ग्राफ, एग्जैक्टली सेम आंसर। इसे भी अपनी फॉर्मूला बुक में ऐड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, जो है सॉलिड यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, तो उसके अंदर जो अर्थ का रिजल्ट आता है वैसा यहां रिजल्ट आता है। तो क्या अंतर है इसमें? सर चार्ज जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। इसमें अगर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वॉल्यूम के अंदर, तो क्या वो चार्ज फ्लो करके सरफेस पे जा सकता है? नो सर। नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। तो इसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज है। ये रेडियस मान लेता हूं r, और मान लो कि q चार्ज दिया गया था इसकी पूरी वॉल्यूम में। तो क्या आप चार्ज डेंसिटी बता सकते हो, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम? बहुत बढ़िया। चार्ज डेंसिटी रो, ये हो जाएगा q बाय 4/3 पाई आर क्यूब, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। फिर से वही कहानी चलेगी। आपका पॉइंट P बाहर है पहले केस में, दूसरे में सरफेस पर होगा और तीसरे में अंदर होगा। पहला ले लेता हूं मैं x ग्रेटर देन r, बाहर वाला पॉइंट। क्या करेंगे, फिर से एक स्फीयर कंसीडर करेंगे x रेडियस का, एग्जैक्टली सेम E डॉट ds क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, E कांस्टेंट बाहर, सरफेस गॉसियन सरफेस 4 पाई x स्क्वायर,
अंदर चार्ज कितना है, पूरा स्फीयर ही अंदर आ जाएगा, तो सारा का सारा क्यू चार्ज ही अंदर है, बाय एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो एक चीज क्लियर हो गई भाई, हॉलो कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन यूनिफॉर्म नॉन कंडक्ट हॉलो यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबके लिए सेम आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, बिना सोचे। दूसरा x इज इक्वल टू आर, फिर से वही साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और e की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला जो उन लोगों के लिए आया। तो डिफरेंस जो है वो सिर्फ है x लेस देन r, यानी जब पॉइंट इनसाइड है तब मैं ये गॉसियन सरफेस चुनूंगा, उन सभी में इसके अंदर चार्ज कितना आ गया था, 0, इस वजह से फील्ड क्या आ गई थी, 0। अब मैं कह सकता हूं E डॉट डी एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, छोटा सा x लिया है क्योंकि इस बार हमने, इज इक्वल टू अंदर चार्ज, क्या अंदर चार्ज 0 है इस बार, नो सर, कितना चार्ज होगा, रो इंटू चार्ज 4 होगा पाई रो डेंसिटी इंटू 4/3 इंटू x 4/3 पाई एक्स क्यूब, छोटी सी वॉल्यूम है कि नहीं, वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी हो गई Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर। ई आपको मिलता है यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा नहीं। बाय आर क्यूब। अरे समझ आया, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अर्थ का फॉर्मूला क्या था, माइनस जी एम बाय माइनस जी एम एक्स बाय आर क्यूब। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी ना, वो बेसिकली यही थी आपकी, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो सिर्फ अंदर का फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये अगर आपका x है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, ओके, ये r के क्यू बाय आर स्क्वायर, बाहर के कर्व पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अंदर 0 की जगह क्या आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा ही ग्रेविटी का डायग्राम बना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अर्थ का, अगर आपको याद हो तो ये है E प्रोपोर्शनल टू x और ये है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, यस नोट डाउन कर लिया सबने। यस 4 शेप्स का हमने फील्ड लिखा है, जिनमें से 3 का एग्जैक्टली सेम है, चौथे का भी 2 सेम है, बस अंदर का अलग है। ओके चलो, अगला शेप देखते हैं। अगला है हमारे पास इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है
तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही होगी। तो इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब ये नहीं होता कि सही में इनफाइनाइटली लार्ज है, होती वो रेगुलर प्लेट ही है, पर आप जिस पॉइंट पे फील्ड निकालते हो ना उससे बहुत ही पास ले लेते हो। ओके, तो एक तरह से ये इस तरह से इनफाइनाइट लगने लग जाती है। जैसे मैंने बताया भी था आपको, इमेजिन करो अपना जो हाथ है ना, आपका पाम है जो, उसको आंख के बहुत पास लेके आ जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा आपका पाम इनफाइनाइट साइज का है, क्योंकि आपको उसके एंड्स नहीं दिखाई देंगे। अगर हम अपने हाथ को आंख के एकदम आंख में घुसाई दें तो वो ऑलमोस्ट कैसी दिखेगी, इनफाइनाइट दिखेगी। तो ये आपकी प्लेट है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर हमने एक पॉइंट ले लिया है P। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दी गई है सिग्मा। और आपको बताना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस प्लेट का साइड व्यू बनाता हूं। अगर आप इस प्लेट का साइड व्यू बनाओगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। है कि नहीं, इनटू द प्लेन जाती हुई। एक बुक को इमेजिन करो उस तरह से, इनटू द प्लेन जाती हुई, और ये रहा आपका पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x। डायग्राम सबको समझ आ रहा है कि नहीं? यस। चार्ज इसके ऊपर क्योंकि ये कंडक्टिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि चार्ज एक ही फेस पे रह जाए? नहीं, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, चार्ज इवनली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी मान लो कि मुझे दी गई है सिग्मा। अब मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉसियन सरफेस चुनना पड़ेगा। कैसे शेप का गॉसियन सरफेस चुनना चाहिए बताइए? सिलेंडर। स्फीयर या सिलेंडर? सिलेंडर। सिलेंडर। क्या मैं ऐसा सिलेंडर चुन सकता हूं? यस। तो यही कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। आप ऐसा सिलेंडर चुन लो अगर, और ऊपर से देखो, ऊपर से टॉप व्यू अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा? सिलेंडर का ऐसा दिखेगा? सर हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। अगर ऊपर से देखें तो सिलेंडर ऐसा दिखेगा, और जो प्लेट दिखेगी वो कैसी दिखेगी? क्योंकि प्लेट तो इनफाइनाइट है ना भाई। तो क्या प्लेट से हर पॉइंट सेम दूरी पर है? अरे बोलो। नो। तो क्या मैं ये सिलेंडर चुन सकता हूं? नो सर, नहीं, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा सिलेंडर इमेजिन कर लेते हैं। मान लो कि ऐसा मैंने R रेडियस का सिलेंडर इमेजिन कर लिया। अब तुम कहोगे इसका भी हर पॉइंट थोड़ी ना सेम दूरी पर है, लेकिन ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बन रही होगी, प्लेट की वजह से हमेशा अवे होती है ना। तो सर फ्लैट पे 0 हो जाएगा ना? क्या? फ्लैट सरफेस पे 0 हो जाएगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने ये लेटा हुआ सिलेंडर चूज किया है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर चूज किया है, तो क्या इसका हर पॉइंट अब प्लेट से सेम दूरी पर है? नहीं, आप देखोगे यस ये अलग डिस्टेंस पे, ये अलग डिस्टेंस पे, ये अलग डिस्टेंस पे, लेकिन इनसे फ्लक्स पास हो ही नहीं रहा, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। क्या कोई भी फील्ड लाइन इस सिलेंडर के कर्व्ड एरिया को कट करेगी? नहीं, फील्ड लाइंस तो सिर्फ इस एरिया को कट करेंगी और इस एरिया को कट करेंगी। अरे है कि नहीं? तो कर्व्ड सरफेस से क्योंकि फील्ड लाइन कट ही नहीं कर रही, फ्लक्स जा ही नहीं रहा, तो फिर उसका सेम डिस्टेंस पे होना कोई जरूरी नहीं है। मैं लिखता हूं E डॉट ds
इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, E इंटू डी एस, कितना एरिया गॉसियन सरफेस का फील्ड लाइंस कट कर रही है? सर एक डाउट था स्क्वायर वो तो सर, वो आर कैसे लेने का? अपनी मर्जी से बेटा। ओके सर। कितना एरिया कट कर रही है फील्ड लाइंस? सर 2 पाई आर 2 2 pi पाई r आर स्क्वायर 2 pi r है कि नहीं? इज इक्वल टू क्यू इन। अंदर कितने चार्ज है सिलेंडर के? तो सोचो कि अगर आप इधर से देखते हो, इस साइड से अगर आप देखते हो, तो आपको प्लेट तो ऐसी दिखेगी और सिलेंडर ऐसा दिखेगा। तो जो चार्ज इसके अंदर है वही चार्ज तो अंदर आएगा, है कि नहीं? तो जब ये सिलेंडर इस प्लेट को कट कर रहा है, तो एक सर्कल तो यहां बन रहा होगा चार्ज का और एक सर्कल यहां बन रहा होगा चार्ज का। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? सिग्मा sigma 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई आर स्क्वायर इस तरफ, पाई आर स्क्वायर इस तरफ, बाय एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है। ना तो ये एक्स पे डिपेंड कर रही है, ना ये आर पे डिपेंड कर रही है। यानी इनफाइनाइट प्लेट से आप कितनी भी डिस्टेंस पे एक पॉइंट लो, बस प्लेट इनफाइनाइट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आती है और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यस फॉर्मूला नोट डाउन करना है, याद रखना है। कॉपी हो गया? यस अगला है इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो उसमें दो टाइप हो जाते हैं। पहला टाइप हो जाता है बोथ फेसेस हैव चार्ज, और दूसरा हो जाता है चार्ज ऑन सिंगल फेस। क्या मतलब है इसका? तो जब हम साइड व्यू बनाते हैं तो प्लेट का मतलब ये होता है कि उसके दो सरफेस होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो या तो आप नॉन कंडक्टिंग प्लेट को दोनों तरफ चार्ज दे दोगे, है ना, या आप नॉन कंडक्टिंग प्लेट को एक ही तरफ चार्ज दे दोगे। क्या मैं कंडक्टिंग प्लेट को एक ही तरफ चार्ज दे सकता हूं? नो सर, वो कंडक्ट हो जाएंगे। नो सर। हाँ, वो कंडक्ट हो जाता है, पर नॉन कंडक्टिंग में ये पॉसिबल है। फिर मैंने वही किया, एक पॉइंट P लिया जो किसी डिस्टेंस x पे ले लिया। क्या करना होगा भाई? सिलेंडर इमेजिन करना होगा किसी रेडियस r का, है कि नहीं? फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें सिर्फ राइट वाले ही फील्ड लाइंस बना रहे होंगे, क्योंकि लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं है। कुछ इस तरह से यहाँ ये सरफेस कट हुआ फील्ड लाइन से, ये सरफेस कट हुआ, यहाँ भी ये सरफेस कट हुआ, ये सरफेस कट हुआ। इसके लिए सेम चीज लिखोगे, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना चार्ज अंदर होगा भाई? सिग्मा अगर दिया हुआ है, जल्दी से बोलो। 4 पाई आर। एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा, Sigma into- दो सर्कल बनेंगे। सिग्मा इनटू 2 पाई आर।
और सेम ही रिजल्ट तो आना भी चाहिए था भाई। अंतर ही क्या है दोनों में, कोई डिफरेंस थोड़ी है। चार्ज सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहां कुछ बदलाव आ जाता है। तो E कितना एरिया कट हो रहा है वो तो सेम है। 2 pi r square कितना चार्ज अंदर है तो सिग्मा इंटू एक ही सरफेस पे सर्कल बन पाएगा चार्ज का, तो फॉर्मूला आ जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आधा। और कॉमन सेंस की बात, एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, आधी। समझ आया? yes sir. यस सर। yes sir. यस याद रहेगा, सिर्फ याद करना है इनमें और कुछ नहीं है। अगला है इनफाइनाइट शीट। तो प्लेट और शीट में अंतर ही होता है कि शीट का मतलब होता है इट इज सो थिन दैट इतनी पतली है वो, एक ही सरफेस काउंट। बिल्कुल सही। मेरा पेन ही बंद हो गया। अरे यार, दैट शेयर करना भूल गया। दिख रहा है सबको? yes यस सर। That it has only one surface, only one surface. ठीक है ना? तो उसे अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा दिखेगी, कुछ ऐसी। ये आपकी इन्फाइनाइटली लार्ज प्लेट है और चार्ज कुछ इस तरह से एक ही है। यहाँ पॉइंट P ले लूंगा मैं, फिर से एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे, ये डिस्टेंस x है, सिलेंडर की रेडियस r ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एरिया कट हो रहा है, ये एरिया कट हो रहा है, समझ गए तुम? E इंटू Sigma by 2 पाई आर स्क्वायर, क्यू इन क्या आ जाएगा, sigma pi सिग्मा r इंटू एक ही सर्कल बनेगा, E हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? तो सीधी सी बात है भाई, दो सरफेस हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? no बढ़िया। तो क्वेश्चन देखो, अ कंडक्टिंग प्लेट, स्क्वायर प्लेट, डायमेंशन है L इंटू L, इज गिवन चार्ज Q।
ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट, जहाँ x इज वेरी वेरी लेस देन l। तो यही इंडिकेशन होता है कि आपकी प्लेट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस पे आप फील्ड निकाल रहे हो वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ द प्लेट। L square by epsilon naught। आराम से करो। सर Q by L square upon epsilon naught। आराम से करो, एच वर्मा का क्वेश्चन है ये। आया? सर सेकंड क्या आया भाई? क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बताओ पहले। सिग्मा upon epsilon। सिग्मा का एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये कंडक्टिंग प्लेट है। क्यू अपन 2l बिल्कुल सही। एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आप दोगे, इस तरफ का एरिया एल स्क्वायर है, इस तरफ का एरिया भी तो एल स्क्वायर है, तो सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू चार्ज, दोनों तरफ डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो चार्ज अपॉन टोटल एरिया 2l स्क्वायर है। अरे समझ आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है Q बाय 2l स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। हम गलती क्या कर देते हैं, बाय एल स्क्वायर कर देते हैं सिर्फ। पर ऐसा सोच के देखो कि प्लेट का एरिया एल स्क्वायर तो एक ही तरफ है ना, दूसरी तरफ भी तो एरिया एल स्क्वायर होगा जहां चार्ज जाके बैठेगा। अरे बोलो। यस। यस क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया। चल, आखिरी शेप जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें याद रखनी होती है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुना है कभी ये शब्द? यस, केमिस्ट्री में सुना है। बिल्कुल Yes, सही। yes, सुना। केमिस्ट्री में आता है डाइपोल मोमेंट, सुना होगा आपने। पोलर, नॉन पोलर, ये सब आपको बताया गया होगा। ठीक है, खैर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोला जाता है? तो डाइपोल यानी कि दो पोल्स, दो पोलैरिटी। हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज of same magnitude are placed very close to each other, the setup is called an electric dipole। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उन्हें बहुत पास रख दो,
तो ऐसे सेटअप को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। समझ आया? यानी कि अगर हमारे पास एक माइनस क्यू है और एक हमारे पास प्लस क्यू है और इनको काफी कम सेपरेशन पे रखा गया है, तो उसे हम क्या कह देंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देंगे। ठीक है ना? एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी जाती है जिसको कह देते हैं डाइपोल मोमेंट। पी वेक्टर। तो पी वेक्टर जो होता है, मैं अगर पूछूं डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है तो आप क्या कहोगे? अरे बोलो। 0। ऑब्वियसली दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रखना है, साइन ऑपोजिट है, टोटल चार्ज तो 0 होता है। इसीलिए डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, जो भी उनके बीच की दूरी है। इस क्वांटिटी को आप कह देते हो डाइपोल मोमेंट। आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने P के ऊपर एक वेक्टर साइन बनाया है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन इसकी हम बताते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। किसी को केमिस्ट्री में याद है क्या डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की? यस जिस सर। तरफ current shows a negative direction. अरे ऐसे नहीं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? सर पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव अरे होता है। positive से So it's negative. more तो electromagnetic. फिजिक्स में केमिस्ट्री से उल्टा होता है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। हमारे लिए नेगेटिव से पॉजिटिव होती है हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। समझ आया? अब जिस लाइन पे लाइन ज्वाइनिंग जो होती है दोनों को, उसे आप कहते हो एक्सिस ऑफ डाइपोल। दोनों का एक सेंटर होता है और जो लाइन सेंटर से पास करे और एक्सिस से परपेंडिकुलर हो उसे आप कहते हो बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। या इसका एक और नाम होता है इक्विटोरियल लाइन। क्लियर है? तो जनरली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ए ले ली जाती है। तो बताओ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस 2a। बात समझ आए? Yes. तो इस क्वांटिटी को हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? इसके आगे क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज हमें करनी है। यहां तक कोई समस्या? नहीं. फिर से मैं बता देता हूं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को अगर बहुत पास पास रख दोगे तो उस कॉम्बिनेशन को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सिस ऑफ डाइपोल बोला जाता है। दोनों के सेंटर से पास करने वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन को बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल या इक्विटोरियल लाइन बोला जाता है। कोई कष्ट या समस्या? नहीं। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। मेरी मदद करना, साथ साथ बोलते चलना तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, वरना मैं पूछता ही रहता हूँ आधे से ज्यादा टाइम।
तो मान लो कि ये आपकी एक्सिस है, जिसके ऊपर के एक डायपोल रखा गया है। अगर मैंने ऐसे बनाया है डायपोल, यानी कि ये चार्ज आपका माइनस क्यू है, ये चार्ज आपका प्लस क्यू है कि नहीं। यहां पॉइंट ले लेता हूं मैं P, ये हो गया आपका सेंटर, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, और सेंटर से डिस्टेंस है R, पॉइंट P की। हमेशा डिस्टेंसेस सेंटर से ही नापी जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक चीज बताओ, सोच के बताना थोड़ा। अगर मैं यहां कहीं कोई पॉइंट चूज करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आएगी, लेफ्ट में आएगी? सोच के बताना। सर हाँ राइट में देखो, तो पॉजिटिव वाला तो इधर बनाएगा, चार्ज नहीं होगा। जैसे P पे ही देख लेते हैं, P हमने लिया है, तो पॉजिटिव वाले की तो इस तरफ बनेगी और नेगेटिव वाले की इस तरफ बनेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसकी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि Positive पॉजिटिव पास में है नजदीक। और उस दोनों का चार्ज तो सेम ही है, तो नेट कहाँ आने वाली है? राइट में। अच्छा, मैं यहां पॉइंट चूज करता तो नेगेटिव वाला यहां बनाता, इनर राइट पॉजिटिव वाला यहां बनाता, और स्ट्रॉन्ग किसकी होती? नेगेटिव। नेगेटिव वाली। नेगेटिव वाले की। फिर कहाँ आती? राइट आती। राइट यानी साइड। एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट चूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो क्या आती है? सेम। सेम। वैल्यू लिख लेते हैं, E प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, के क्यू बाय पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R माइनस ए का होल स्क्वायर, E माइनस के क्यू बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। और याद रखना R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, क्योंकि हमने बीच की सेपरेशन को कैसा माना है? बहुत स्मॉल। तो E नेट मुझे मिलेगा E प्लस माइनस E माइनस, यानी के क्यू R माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू R प्लस ए का स्क्वायर। के क्यू तो कॉमन आ गया, एलसीएम अगर ले लोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। मैथ्स चल रहा है और कुछ नहीं है। ई नेट, के क्यू बाहर है, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन आर बहुत बड़ा है ए से, तो ए को निग्लेक्ट करके क्या कर सकता हूं मैं? 0। तो यहां बचेगा r की पावर 4। ये हो जाएगा के क्यू इंटू 4RA बाय r की पावर 4, या मैं इसे लिख सकता हूं 2K इंटू क्यू इंटू 2A बाय आर क्यू। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि Q इंटू 2A ये क्या था? डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस की वैल्यू मिलती है 2kp बाय आर क्यू। दोनों की डायरेक्शन आप देखो, वेक्टर साइन सेम है, तो मैं कह सकता हूं ऑन एक्सिस E इज अलोंग P। जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की होगी वही डायरेक्शन एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। किया कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लिखी, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लिखी, दोनों को बस सब्ट्रैक्ट किया है और एक अजम्पशन ले लिया था कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। कोई दिक्कत?
नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस याद रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले हैं और डेरिवेशन भी इनका बहुत इजी है। तो मान लो ये आपका डायपोल मोमेंट है या डायपोल है, ये हो गई एक्सिस, और यहां हमारा बाइसेक्टर। ओके, यहां ले लेते हैं एक पॉइंट P, ये हो गया आपका माइनस Q, ये है आपका प्लस Q, ये डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A, सेंटर से हमेशा डिस्टेंस ली जाती है, वो मैं ले लेता हूं R, ठीक है। मुझे बताओ जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? सर लेफ्ट में और नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो ये नेगेटिव की वजह से, और पॉजिटिव उसके ऊपर। लेफ्ट में और ऊपर की तरफ। लेफ्ट की। बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव की वजह से है। कोई दिक्कत यहां तक? नो अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। क्या मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है और इसकी वैल्यू है KQ बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों की Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या दोनों का y कंपोनेंट कट जाएगा और E नेट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, पॉजिटिव वाले का कॉस थीटा कंपोनेंट प्लस नेगेटिव वाले का कॉस थीटा कंपोनेंट, यानी कि 2E कॉस थीटा। ये नेट फील्ड मुझे लेफ्ट में मिल जाएगी। तो E नेट को अगर मैं लिखूं तो 2E को लिख दें KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, अगर आप ट्राइंगल से लिख दो इससे तो बेस यानी कि A अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको मिलेगा K इंटू Q इंटू 2A बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से हमें पता है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हम क्या कर देंगे भाई, इसे निगलेक्ट कर देंगे। इसे निगलेक्ट करते ही E नेट की जो वैल्यू आएगी या E बाइसेक्टर पे जो आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी K P बाय RQ। डायरेक्शन क्या आ रही है भाई, क्या डायपोल मोमेंट के अलोंग आ रहा है या उसके ऑपोजिट आ रहा है? ऑपोजिट आ रहे हैं। अलाउ। तो एक माइनस साइन लगा लो, तो ऑन बाइसेक्टर E is opposite to P, भले ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी लो आप, हमेशा ऑपोजिट ही आएगा। क्लियर है? यस कोई समस्या? आधा आता है एज कंपेयर टू जो एक्सिस पर आता है। चलो तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपको पता लगा कि एक्सिस पर हर जगह डायपोल मोमेंट के अलोंग आएगा, बाइसेक्टर पे हर जगह डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट आएगा, तो सेंटर पे कहाँ आएगा? सेंटर तो बाइसेक्टर पे भी है और एक्सिस पर भी है। सेंटर पे तो 0 आएगा ना। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा।
कैंसिल। सोच सर के देखो ऑपोजिट किस डायरेक्शन point? में आप लोग। सर वो पॉजिटिव की वजह से फील्ड लेफ्ट में जाएगी और नेगेटिव की वजह से भी लेफ्ट में जाएगी, इस वजह से ऑपोजिट है। बिल्कुल सही। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी लेफ्ट में बनाएगा। तो इन बिटवीन कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, बिटवीन द चार्जेस, यहां भी लेता तो भी यही होता, यहां लेता तो भी यही होता, तो यहां उल्टा हो जाता है। तो याद रखना, इन बिटवीन चार्जेस ऑफ डायपोल E is opposite to P। हालांकि बाकी जगह एक्सिस पे कहीं भी ले लो तो E is along P। अरे क्लियर है? यस यस सर। यस सर। बस तो आज यहीं पे रखेंगे वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज काफ़ी सारे फॉर्मूले मिल गए हैं आपको। बेसिकली 4 टाइप के स्फीयर का रिजल्ट, जिनमें से 3 का सेम आ गया भगवान की दया से। मेरी सेंटर डाइपोल वाला वापस बताइए। कौन सा? सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर पे बेटा बताओ, वो जो सेंटर वाला पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज फील्ड कहाँ बनाएगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। श्योर हो तुम? ये डायग्राम देख के बोल रहे हो? अरे श्योर हो कि नहीं? हाँ सर। नेगेटिव चार्ज फील्ड हमेशा खुद की तरफ बनाता है, इसलिए उसने लेफ्ट में बनाई। और पॉजिटिव ने लेफ्ट में क्यों बनाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा खुद से अवे बनाता है। तो नेट फील्ड किधर है बेटा? लेफ्ट में, जबकि डायपोल मोमेंट किधर है? राइट में। राइट। यस। तो बीच में कोई भी पॉइंट लेते तो फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट आती है ना? यस सर। तो आज स्फीयर के फॉर्मूले, प्लेट का फॉर्मूला, शीट का फॉर्मूला और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिखना, एक बार रिवाइज करना। होमवर्क अगर नहीं कंप्लीट किया था तो होमवर्क कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, और होमवर्क जितना हो सकेगा डिस्कस करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, बहुत कम क्वेश्चन में। एडवांस के क्वेश्चन जो आएंगे स्फीयर वगैरह के, वो हम थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है ना। यूनिट टेस्ट में तो वो सब नहीं आना चाहिए, इसलिए पहले मेंस पे फोकस कर रहे हैं। मेंस में कभी इंटीग्रेशन के नहीं आते क्वेश्चन, वो एडवांस के लिए जरूरी है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं? चलो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसे रिवाइज करके ज़रूर आना और फॉर्मूले बाय हार्ट करना शुरू कर दो, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। बाय बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय।